जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है फोर क्रिएटिव स्टडीज के एक नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम लोग BEBE 181 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद आंसर को जानने वाले हैं। और आज के सेशन में हम लोग दिसंबर 2022 के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको हम लोग विद आंसर के साथ समझने वाले हैं, देखने वाले हैं। और इस सब्जेक्ट के लिए जो अब तक हम लोग 64 प्लस क्लासेस इस सब्जेक्ट के लिए हम लोग देख चुके हैं। जो भी अभी तक इतने क्लासेस नहीं देखे उनको जरूर देख लीजिएगा। इन क्लासों में आपको देखने को मिलेगा जो अब तक के एग्जाम में जितने भी सेशन में एग्जाम हुई है उसके क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस कर चुके हैं। इसके साथ साथ आपके A to Z चैप्टर जितने आपके बुक में चैप्टर्स हैं, है ना, 14 चैप्टर्स हैं। A to Z चैप्टर्स के हर टॉपिक से जो जितने भी MCQ क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं उतने क्वेश्चंस को हम लोग देख चुके हैं। इसके साथ साथ लगभग 20 प्लस प्रैक्टिस सेट के तौर पर हम लोग इसमें कवर कर चुके हैं लगभग 64 क्लासेस में। तो ये आपके लिए काफी हो जाएगा, सफिशिएंट हो जाएगा। और इन तमाम 64 सेशनों के लिए जो PDF मैंने जिसे पढ़ाया है उस PDF को भी मैंने रेडी कर रखा हूं, है ना। उसमें लगभग 100 पेज का PDF बनाए हैं जिसमें आपको लगभग 700 प्लस डायरेक्टली क्वेश्चंस हैं उसमें। लेकिन अगर उसमें आप देखोगे तो इंपॉर्टेंट तरीके से आप देखोगे ना, एक क्वेश्चन से लगभग मैंने जैसे ऐड कर रखा, जैसे बनाया मैंने, एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, उनको घुमा फिरा के पूछे जा सकते हैं। लगभग उस PDF में आप अच्छे से अगर काउंट करके देखोगे तो 1500 क्वेश्चंस के आसपास आपको देखने को मिलेगा, है ना। उसमें आपको जितनी भी मैंने ये चीजें बताई प्रीवियस के क्वेश्चंस भी इंक्लूड हो जाएंगे, उसके बाद आपका सेट प्रैक्टिस भी हो जाएंगे और उसके बाद चैप्टर वाइज भी आपके इंक्लूड हो जाएंगे। तो ये PDF आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जैसे ये क्लास करने के बाद जो अगर PDF से रिवीजन कर लेते हैं तो आपका कमांड बढ़ जाता है। तो आप उन PDF को जरूर लीजिएगा। और PDF कैसे ले सकते हैं उनके बारे में भी देख लीजिए। PDF के लिए आप जो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9241077866। आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। क्लास के बाद जो इस पे आप कांटेक्ट करके उस PDF को परचेज कर सकते हैं, बहुत कम ही कीमत है, ठीक है। तो आप इसको परचेज कर सकते हो। ओके, चलिए, तो ये बातें हो गई, आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं और इसके बाद सिलेबस के बारे में भी जान लेते हैं। कुछ स्टूडेंट न्यू हैं और कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो काफी पुराने हैं, मतलब 2-3 साल से एग्जाम दे रहे हैं लेकिन फेल हो रहे हैं, बैक हो रहे हैं और फाइनली मेरे पास आए हैं। इस बार उम्मीद लेके आए हैं कि जरूर पास होंगे। जी बिल्कुल जरूर पास होंगे, बस हमारे साथ जुड़े रहिए। जो मैंने क्लासेस में करवाए हैं और PDF प्रोवाइड करवाए उनको कर लीजिए तो 100% आप इसी साल पास हो जाओगे, ठीक है। और जो न्यू स्टूडेंट है उनके लिए भी मैं बता दूं इस सब्जेक्ट के बारे में। इस सब्जेक्ट में आपके जो है ना MCQ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें 4 ऑप्शन वाला होता है और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। तो आप बिंदास 50 सवाल पूछे जाते हैं, 50 के 50 बनाइए, 2 घंटे का समय दिया जाता है। और ये इन्वायरमेंटल से संबंधित है और इन्वायरमेंटल जो ना कितना इंपॉर्टेंट होता है कोई भी एग्जाम्स के लिए, तो आप इसमें ध्यान रखेंगे, है ना। तो ये आपका सिलेबस है, इसके बारे में हम लोग समझ चुके हैं। तो चलिए हम लोग अब क्वेश्चंस को देखते हैं। जो क्वेश्चन पूछे गए उसको हम लोग समझते हैं और आंसर क्या होगा उनके बारे में भी देखते हैं। देखिए हम हिंदी मीडियम में हम लोग देखने वाले हैं, ओके। और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनको जो है ना आप यहाँ पे जैसे ही क्वेश्चंस लगभग सेम है, आप आंसर जो PDF में प्रोवाइड कर दूंगा उसका आंसर आप यहाँ से हिंदी के माध्यम से देख के लगा सकते हो, ओके। चलिए तो देखिए आज के सेशन का पहला क्वेश्चन क्या कहा जाता है, निश्चयवाद की संकल्पना किसने विकसित की थी। ये भी क्वेश्चन मैंने PDF में इंक्लूड कर रखा हूं, ठीक है। आपको निश्चयवाद की संकल्पना किसने विकसित की थी, ये फ्रेडरिक रेटजल या एल्बर्ट हंगिटन या चार्ल्स डार्विन या अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट बता सकते हैं इसमें अगर आंसर। तो अगर देखिए एक काम ये भी कीजिए, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलिए जिसका आंसर जो होगा। इससे क्या होगा आपका जो यहाँ प्रैक्टिस हो जाएगा एक तरह से। आप मान के चलो खुद का आपका एग्जाम चल रही है, यहाँ पे आप कमेंट बॉक्स में 1 का आंसर ये, 2 का आंसर ये, 3 का आंसर वो, आप ऐसे करके कमेंट बॉक्स में करते चलिए। इससे क्या फायदा होगा कि आपका यहाँ एक तो प्रैक्टिस सेट हो जाएगा, प्रैक्टिस तो हो जाएगा। उसके बाद आपका जो यहाँ अगर जो गलती करोगे आप एग्जाम हॉल में वो गलती नहीं करोगे, यहाँ आप गलती करके जो ना सुधार सकते हो, लेकिन एग्जाम हॉल में नहीं। तो आप क्या कहता है, सभी कोई कहता है कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप बेहतर नहीं कर पाओगे। सिंपल सी बात है, आप समझदार हो, यहाँ तक पढ़ते आए हुए हो तो इतना तो समझदार ही होगी ही, है ना। तो जरूर प्रैक्टिस कीजिए। और ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करने में आपको कोई फी वगैरह कुछ लगता नहीं है ना। तो आप जरूर कमेंट करा कीजिए, ओके। तो ये आपके लिए बेनिफिट है। चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये जो फ्रेडरिक रेटजल जो है ये निश्चयवाद की संकल्पना दिया है, ओके। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे गए हैं तो इसको आप ध्यान रखेंगे। और एक बात ये भी बता दूं, निश्चयवाद ये सब संकल्पना किसने दी, किसका कथन है, ये सब सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं। मैंने पिछले सेशन में जो आपका जून 2022 के क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें भी ये दिया गया था, तो आप इनको ध्यान रखेंगे, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाली है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या कहा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा 17 सतत संधारणीय विकास के लक्ष्यों में से नहीं है।
को हर सेशन में मैंने बताता हूं कि आप क्या करोगे, 17 विकास के 17 लक्ष्य जो होते हैं, 17 विकास के 17 लक्ष्य जो है उनको आप देखिए भाई, देखिए भाई, देखिए भाई। क्यों देख सकते हो, इंपॉर्टेंट, जो रेगुलर क्लास कर रहे हो उनको समझ में आया होगा कि कितना इंपॉर्टेंट है 17 विकास लक्ष्य जो है, एसडीजी जो है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसको कहते हैं हम लोग, उनके 17 लक्ष्यों को याद करना कितना जरूरी है। मैंने पीडीएफ में, क्लासेस में, कम्युनिटी पोस्ट में, सब में इसका नाम दे रखा है, आपको लिख के दे दिया है, ठीक है, सब कुछ करा रखा है। तो आप 17 लक्ष्यों को जरूर याद कीजिएगा। इससे 100% क्वेश्चन बनाए जाते हैं, लगातार बनाए जा रहे हैं, तो आपके सेशन में भी पूछे जा सकते हैं। तो इसका क्वेश्चन में क्या कहता है, नहीं है तो सतत विकास के जैसे जलवायु क्रिया यानी कि जलवायु परिवर्तन, ये तो है। गुणवत्ता और शिक्षा यानी कि बेहतर शिक्षा, ये भी है। लैंगिक समानता, ये भी है। और कहा जाता है असमानता को कम करना, ये असमानता को कम करना यार नहीं है, ये सतत विकास के लक्ष्यों में से नहीं है और आपके क्वेश्चन नहीं वाला ही पूछे जाएंगे, तो आप कंफ्यूज कर जाओगे। इसलिए आप अगर इसको याद रखोगे 17 लक्ष्यों के, तो आप आसान तरीके से इसको आंसर निकाल सकते हो। इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा मानव द्वारा रूपांतरित पर्यावरण है? रूपांतरित पर्यावरण मानव द्वारा कहा जाता है कृत्रिम झील, अभ्यारण्य, खेत या फसल या बांध। ये भी क्वेश्चन मैंने पीडीएफ में दे रखा है, ठीक है। तो इसमें देखिए, इसमें आपका सटीक आंसर जो है ना, ये खेत फसल क्षेत्र हो जाएगा, सटीक आंसर। ओके, तो इस तरह से अगर ऑप्शन आपको देखने को मिले तो आप खेत और फसल क्षेत्र ही लगाएंगे। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आहार, एक मिनट, ये क्वेश्चन सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सा मानव रूपांतरित, ये बांध भी है ना यहाँ पे ऑप्शन, ये इसका सटीक आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बांध इसका सटीक आंसर हो जाएगा, बांध मानव द्वारा ही रूपांतरित होता है, खेत फसल से भी ज्यादा, ये आपका ये आंसर हो जाएगा। अगर इस तरह से ऑप्शन देखने को मिलेगा, देखो आपको ये भी बता दूं मैं, अगर आपको बांध ऑप्शन में देखे तो बांध ही लगाना है आपको, ठीक है। मैंने ध्यान नहीं दिया बांध पे, तो बांध पे ही ध्यान देना है, लगाना है। उसके बाद आपका खेत खलियान वगैरह कुछ हो तब ही देखना, अगर बांध ना हो तो, ठीक है, तो आप बांध ही इसका आंसर लगाओगे। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाली है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जाता है, में से कौन सा आहार श्रृंखला के एक स्थानीय स्तर को बताता है? आहार श्रृंखला के एक स्थानीय स्तर को क्या बताता है, इसके बारे में पूछा जाए। समुदाय स्तर, जनसंख्या स्तर, पोषीय स्तर, जैविक समुदाय। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा पोषीय स्तर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। आहार श्रृंखला के एक स्थानीय स्तर को कौन बताता है? पोषीय स्तर को बताता है, ठीक है। उसके बाद जीव मंडल यानी बायोस्फीयर में घटक कहलाता है। देखिए, ये जीव मंडल से लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं भैया, 3 साल के लगातार अब तक पूछे गए। फरवरी 2021, जून 2021, जून 2021, हाँ, उसका दिसंबर 2022 में भी पूछे जा रहे हैं। तो आप इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। देखिए, जीव मंडल का कि कितना मात्रा, कितना किलोमीटर तक का है, ये भी पूछे गए हैं। और जीव मंडल में यानी बायोस्फीयर में जो घटक होती है उसका नाम क्या है ना, ये सब पूछे जा रहे हैं। तो जीव मंडल जो है ना आपका, ये जीव परिमंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल या जल मंडल बता सकते हैं इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा जल मंडल। ये कई बार पूछे गए हैं और मैंने इसको पीडीएफ में भी इंक्लूड करके रखा है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का जाता है, सल्फर चक्र उदाहरण है। सल्फर चक्र किसका उदाहरण है? गैसीय चक्र का, अपसादी चक्र का, गैसीय और अपसादी चक्र दोनों का, या उपयुक्त में से कोई नहीं? बताइए इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा गैस और अपसादी चक्र दोनों का हो जाएगा, ठीक है। गैस और अपसादी चक्र दोनों का जो है सल्फर चक्र उदाहरण है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जाता है, द्वितीय उपभोक्ता है, यानी इसमें से द्वितीय उपभोक्ता कौन है? पादप है, शाक भक्षी है, मांस भक्षी है, या शाक भक्षी और मांस भक्षी दोनों? क्या हो सकता है इसका आंसर? इसका आंसर देखिए मांस भक्षी है, ठीक है। जो मांस भक्षी होते हैं वो द्वितीय उपभोक्ता होते हैं, ठीक है। मांस भक्षी द्वितीय उपभोक्ता होते हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या जाता है, शंकुधारी वृक्ष में मृदा होती है। शंकुधारी वृक्ष वन में मृदा होती है अम्लीय और खनिजहीन, खनिज पोषकों से अत्यधिक समृद्ध, या क्षारीय और खनिजहीन और मध्यम रूप से क्षारीय और खनिज पोषकों से समृद्ध? क्या हो सकता है इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 1 अम्लीय और खनिजहीन, ठीक है। शंकुधारी वन वृक्ष में मृदा कैसे होती है? अम्लीय और खनिजहीन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। केमिलियन, एगेमिड और गेगो पाए जाते हैं। केमिलियन, एगेमिड और गेगो पाए जाते हैं शीतोष्ण वर्षा प्रचुर वन में, उष्णकटिबंधीय मौसमी वन में, या उपोष्ण वर्षा प्रचुर वन में, या उष्णकटिबंधीय वर्षा प्रचुर वन में? क्या होगा इसका आंसर?
इसका आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वर्षा प्रचुर वन में। ठीक है, देखिए इसमें आपको क्वेश्चंस कैसे भी पूछे जा सकते हैं, इसमें देखिए कोई एक भी दे सकता है। ठीक है, तो ये आप भी ध्यान रखेंगे, तीनों के नाम आप ध्यान रखेंगे। ओके, गेगो डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं कि गेगो पाए जाते हैं कहां पे, ये उष्णकटिबंधीय वर्षा प्रचुर वन में पाए जाते हैं। तो इस तरह से आप तमाम चीजों को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाली है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है लंबा चौड़ा है, कहा जाता है निम्नलिखित में से कौन सी स्पीसीज यानी कि जाति जो अत्यधिक सांद्रित मूत्र का उत्सर्जन करती है और तापमान नियमन या नियंत्रण के लिए जल का उपयोग नहीं करती और मरुस्थल में पानी पिए बगैर जीवित रह सकती है। देखिए ये तो क्वेश्चन ऐसे हैं कि आप जो है क्वेश्चन से भी निकाल सकते हो क्या होगा इसका आंसर। देखिए आपको डायरेक्टली आप देखोगे मरुस्थल से संबंधित कौन से होते हैं, कौन से जानवर होते हैं, तो आप आसान तरीके से ऊंट सबसे पहले ढूंढोगे। अगर ऊंट रहेगा तो वही तो आंसर हो जाएगा, है ना। ये ऊंट ऐसा जानवर है, ऐसे जीव है जिसके सांद्रित जो मूत्र जो उत्सर्जन होते हैं वो तापमान यानी नियंत्रण के लिए जल का उपयोग नहीं करती है, यानी कि ये बिना पानी पिए भी वो जीवित रह सकती है ऊंट, है ना। इसलिए राजस्थान हो गया, मरुस्थल जहां पे है तो वहां पे क्या होता है, पानी की मात्रा बहुत कम होती है, तो ऊंट वहां पे जीवित रह सकते बिना पानी पिए हुए। तो आप आसानी तरीके से इसका आंसर लगा सकते थे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाले क्वेश्चन नंबर आपका 11, और संलग्न जलीय जीव जो वायु जल अंतराक्ष पृष्ठ पर रहता है वो क्या कहलाता है, और संलग्न जलीय जीव जो वायु जल अंतराक्ष पृष्ठ पर रहता है उसको क्या कहते हैं। ये पारिपादक, प्लवक, पटलक, तरनाक, क्या होगा इसका आंसर, इसका आ जाएगा पटलक। ठीक है, ये भी पीडीएफ मैंने दे रखा है, पहले से भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाली है, जलीय संसाधनों के वैश्विक वितरण पर विचार करें तो मीठे यानी कि अलवलन और लवण जल का प्रतिशत कितना है। जलीय संसाधनों के वैश्विक वितरण पर विचार करें कि मीठे जल का प्रतिशत कितना है। देखिए मीठे जल का प्रतिशत आप लगातार देख रहे होंगे, पिछले 2 सेशनों में भी पूछा गया, लगातार यानी कि 3 साल पूछे गए। तो ये आपका 3% से कम, मैं हर बार बताता हूं 3% या 3% से कम हो जाएगा मीठे जल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाली है क्वेश्चन नंबर आपका 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा अनवीकरणीय संसाधन है। निम्नलिखित में से कौन सा अनवीकरणीय संसाधन है, वन्य जीव, जल, खनिज निक्षेप या वन। क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा खनिज निक्षेप, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, खनिज निक्षेप अनवीकरणीय संसाधन है। और उसका जलीय समुद्री जल की औसत लवणता होती है, समुद्र जल की औसत लवणता होती है लगभग 3.5%। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, कई बार पूछे गए हैं, तो इसको भी ध्यान रखेंगे, है ना। समुद्री जल की औसत लवणता कितनी है, 3.5% है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 में कहा जाता है, निम्नलिखित में से किसे खाद को मिलाने पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। खाद को मिलाने में प्राप्त नहीं किया जा सकता है, ये आपके ऑप्शन हो जाएंगे इस प्रकार हैं। कहा जाता है अधिक स्तर समुचित मृदा संरचना और मृदा की बेहतर संसर्जकता या जल धारण क्षमता में वृद्धि या मृदा लवणता में कमी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मृदा लवणता में कमी। ठीक है, और निम्नलिखित में से कौन सा वन का सहायक परितंत्र और प्रक्रिया यानी प्रसंस्करण कार्य भाग नहीं है। फिर से नहीं पूछे, लगभग 8 से 10 क्वेश्चन प्लस ही होगा जिसमें आपको नहीं वाले क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो आप क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक पूरा देखना, पूरा पढ़ना है। ठीक है, मृदा अपरदन को रोकना, जलवायु की गुणवत्ता को सुधारना, ये चक्रवातों और बाढ़ों की तीव्रता को कम करना, ये कार्बन सिंक की भांति कार्य करना, है ना। इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 3, चक्रवातों और बाढ़ों की तीव्रता को कम करना, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। आप स्क्रीनशॉट भी लेते जा सकते हो। ठीक है, इस तरह से मैं आपको एडजस्ट कर दे रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाले क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा वन अपरूपण का परिणाम है। अपरूपण का परिणाम कौन कौन से हैं, वनस्पति में कमी के कारण मृदा अपरदन में वृद्धि, पौधों द्वारा निर्मुक्त होने वाली ऑक्सीजन में वृद्धि, या कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर में कमी, या वन उत्पाद की उपलब्धता में कमी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वनस्पतियों में कमी के कारण मृदा अपरदन में वृद्धि। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा गैर लकड़ी वन उत्पाद यानी कि NTFP नहीं है। इसमें औषधीय जड़ी बूटियां या खाद्य फूल और पत्तियां या जलाने योग्य लकड़ी या खाद्य फल। क्या होगा इसका आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जलाने योग्य लकड़ी। जलाने योग्य लकड़ी जो है ना, ये गैर लकड़ी उत्पाद में नहीं आते हैं, तो आप स्क्रीनशॉट लेते जा सकते हो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाले क्वेश्चन नंबर आपका 19। क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग देखने वाले हैं। देखिए क्या कहा जाता है, भारत की जैव विविधता के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। गुजरात और राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में अत्यधिक उच्च स्तर पर मरुस्थलीय जंतु प्रजातियों के साथ ही असंख्य दुर्लभ प्रजातियां भी पाई जाती है। व्यापक स्तर पर बीटी
कॉटन यानी कि बेटी कॉटन जो होता है, कपास होता है कि रोपाई का जैव विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है, या पश्चिमी घाटों में अत्यधिक उच्च स्तर की प्रजाति समृद्धता के साथ ही स्थानिकता भी पाई जाती है, यह जैव विविधता का रूपांतरण सिर्फ फेडफुस है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी घाटों में अत्यधिक उच्च स्तर की प्रजाति समृद्धता के साथ ही स्थानिकता भी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ हो जाएगा 20, क्वेश्चन नंबर 20 आपका ये 3 हो जाएगा इसका। चलो नेक्स्ट 21 यहाँ पे है, एक अधिक विविधता वाला परितंत्र होगा। एक अधिक विविधता वाला परितंत्र क्या होगा? अधिक जटिल, अस्थिर और प्रतिरोधी, या अधिक भंगुर और संवेदनशील, या अधिक सरल और कम अस्थायी, या कम उत्पादक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अधिक जटिल और अस्थिर और प्रतिरोधी। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु सिर्फ ब्रह्मपुत्र घाटी में पाया जाता है? चिंकारा, राइनोसोरस, या सिंह भुक्षी बानर, या होबारा बस्टर्ड। देखिए इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चिंकारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए चिंकारा, और इसका भी ऑप्शन नंबर सॉरी इसका ऑप्शन नंबर यहाँ होबारा बस्टर्ड हो जाएगा। 21 का होबारा बस्टर्ड हो जाएगा। ठीक है, ब्रह्मपुत्र घाटी में कौन पाया जाता है? होबारा बस्टर्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, होबारा बस्टर्ड, और इसका क्या हो जाएगा? अधिक विविधता वाला, हाँ अधिक जटिल और अधिक। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 में कहा जाता है निम्नलिखित में से कौन जीविता का हॉट स्पॉट नहीं है? देखिए आप हॉट स्पॉट के बारे में देखना ही पड़ेगा मेरे दोस्त। हॉट स्पॉट सतत विकास के लक्ष्यों में से कौन नहीं है, मतलब नहीं वाले लगातार इस दोनों से पूछे जा रहे हैं। तो आप हॉट स्पॉट के जितने भी नाम है मैंने करा रखा है, जो अभी रिसेंटली लगभग 10-15 दिन पहले ही करवाया था। आपका हॉट स्पॉट जितने भी है मैप के माध्यम से मैंने आपको कवर करवाया है, तो आप उनको जरूर देख लीजिएगा, कवर कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ना। तो इसका ऑप्शन है पश्चिमी घाट, हिमालय, निकोबार द्वीप समूह, मध्य प्रदेश और विंध्य सतपुरा। तो ये तो है भैया, ऑप्शन नंबर डी है। निम्नलिखित में कहा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक गैस द्वारा भारत की कितनी ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति होती है? लगभग 7%, 8%, 6%, 5%। बताइए इसका आंसर। इसका आंसर लगभग 7% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन डी, ऑप्शन ए, स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है, स्लज यानी कि आपंक गैस में मुख्यतः होती है। स्लज यानी आपंक गैस में मुख्यतः क्या होती है? आपके कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। ये भी क्वेश्चन प्रीवियस के क्वेश्चन से हैं, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 25 में कहा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा गैर पारंपरिक स्रोत नहीं है? गैर पारंपरिक स्रोत बिल्कुल नहीं है। जीवाश्म ईंधन, सौर ऊर्जा, जीव मात्रा यानी बायोमास ऊर्जा, पवन ऊर्जा। बताइए इसका आंसर। इसका आंसर जीवाश्म ईंधन, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में बड़े बांधों के निर्माण का प्रतिकूल प्रभाव नहीं है? प्रतिकूल प्रभाव नहीं है। वनों और कृषि क्षेत्रों के निमज्जन, वन्य जीव पर्यावासों या अधिवासों का विनाश, या व्यक्तियों का विस्थापन, या आसपास के क्षेत्र में भूजल स्तर में वृद्धि। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आसपास के क्षेत्रों में भूजल में वृद्धि। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी। इसका हो जाएगा जीवाश्म ईंधन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, पालन पोषण करना संरक्षण की एक उपयोगी तकनीक है जो फसल पाई जाती है हुपिंग क्रेन में, या ब्लैक फुटेड फेरेट में, या एंगूस काऊ यानी कि गाय में, या बीजीय पादपों में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हुपिंग क्रेन में। तटीय क्षेत्रों में मैंग्रोव यानी कि सदाबहार वन जो होती है, इसके रूप में कार्य करके अपरदन को रोकते हैं। मीथेन फिल्टर्स, या जल क्षेत्र के नियंत्रक, या प्राकृतिक बांध, या प्राकृतिक पुनर्भरण, या जलभर, या एल्विकल्चर। इसका राइट आंसर है प्राकृतिक बांध। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, निम्नलिखित में से कौन से भारत की एक आक्रामक प्रजाति नहीं है? जलकुंभी, कांग्रेस घास, या पोरोसिप जूलीफ्लोरा, या नीम का पेड़। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नीम का पेड़। बफर यानी कि बफर जोन यानी मंडल संरक्षित क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। निम्नलिखित में से कौन सा बफर जोन का महत्वपूर्ण कार्य नहीं है? डायरेक्ट में आंसर बता दे रहा हूं, ऑप्शन नंबर डी इसका जी। इस जोन में शिकार करने की अनुमति है, यानी कि इसमें जो है ना शिकार करने की अनुमति नहीं है। आप इनको भी ध्यान रख लेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका 4 हो जाएगा। और इस पे क्या था आपका? नीम का पेड़। दोनों का 4 हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कहा जाता है? श्वसनशील निलंबित कणकीय पदार्थ यानी कि आरएसपीएम का साइज यानी कि अपाम होता है 1 से 10 मिलीमीटर, 10 से 20 मिलीमीटर, 1 से 20 माइक्रोमीटर, 10 से 20 माइक्रोमीटर। अब ये मिलीमीटर माइक्रोमीटर अब ध्यान से देख लेना भैया, है ना। ऑप्शन उल्टा पुल्टा कर देगा तो दिक्कतें हो जाएगा, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 से 20 माइक्रोमीटर, ठीक है, मिलीमीटर नहीं मार देना भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका 32 में आता है डैश आहार श्रृंखला में एक कड़ी से दूसरी में प्रदूषकों की सांद्रता में होने वाली वृद्धि की परिघटना है? जैविक सांद्रता, जैव आवर्धन या जैव सांद्रता या जैव निम्नीकरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा जैव आवर्धन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाले क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में है निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक प्रदूषक है? प्राथमिक प्रदूषक, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और रिपीटेड है। परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट या नाइट्रिक अम्ल या कार्बन डाइऑक्साइड या सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन बीओडी। बीओडी का उच्च स्तर अंगी इंगित करता है। आप क्या करोगे? बीओडी का फुल फॉर्म आप ध्यान रखोगे, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ दे, एक दो क्वेश्चन कभी कभी फुल फॉर्म से भी पूछ दिया जाता है। बीओडी का उच्च स्तर इंगित करता है जल में कार्बनिक अपशिष्ट के घटते स्तर को, जल में सीवेज वाहित मल में घटते स्तर को, जल में घुलित हुई ऑक्सीजन में बढ़ते स्तर को, जल में घुली हुई ऑक्सीजन के घटते स्तर को। इसका यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 35। भूमिगत निस्तारण को इसके निस्तारण के लिए वरीयता दी जाती है? घरेलू अपशिष्ट, रेडियोधर्मी नाभिकीय अपशिष्ट या प्लास्टिक अपशिष्ट या इमारतों का कचरा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा रेडियोधर्मी नाभिकीय अपशिष्ट। रेडियोधर्मी नाभिकीय अपशिष्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। 36 में क्या कहा जाता है? एकल उपयोग प्लास्टिक के बारे में नीचे दिए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प को चुनिए। ये कहा जाता है ये नालियों को अवरुद्ध कर देते हैं। एकल उपयोग के बारे में पूछा था, ये नालियों को बिल्कुल अवरुद्ध कर देते हैं। ये जंतुओं को हानि पहुंचाते हैं? हाँ पहुंचाते हैं, नहीं है या नहीं बताओ भैया? ये बिल्कुल पहुंचाते हैं। ये शहरों में बाढ़ आने का कारण है? ये भी बिल्कुल नहीं। प्लास्टिक से बाढ़ आने का क्या कारण है भाई? नहीं, ये तो नहीं है। और ये आसानी से निम्नीकृत हो जाते हैं। अरे हाँ, बाढ़ भी तो होता आते हैं, सही बिल्कुल। ये आपके हो जाएंगे, ये आसान से निम्नीकृत नहीं। प्लास्टिक निम्नीकृत कैसे हो जाता है? वो गलता वगैरह नहीं है, ना जलता है ना गलता है, ये बहुत खराब चीजें हैं। तो मतलब ये देखे तो एक सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, मतलब बाढ़ आते हैं। तो ये 1 2 3 1 2 3 1 2 यहाँ ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा जलाशयों में सुपोषण इसके द्वारा होता है? फास्फेटो और नाइट्रेटो के, सल्फेटो और नाइट्रेटो के, कार्बोनेटो और नाइट्रेटो के या फास्फेटो और ऑक्सलेटो के। इसका सही आंसर हो जाएगा फास्फेटो और नाइट्रेटो के, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाले है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCS के निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? सत्य नहीं है, डायरेक्ट में बता दे रहा हूं आंसर, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इनका उपयोग पेंट्स और डिओटोरस यानी कि गंधधारी में किया जाता है, ये बिल्कुल नहीं किया जाता है, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाले क्वेश्चन नंबर आपका 39। ओजोन की सांद्रता को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है और पीडीएफ में आपको देखने को मिलेगा। भाग प्रति किलोमीटर, नैनोमीटर, डोप्सन, रेडियम। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डोप्सन। वायुमंडलीय गैसों द्वारा अवशोषित किए जाने वाले सौर विकिरण का लगभग प्रतिशत कितना होता है? 10, 20, 30, 40। इसका आंसर हो जाएगा 20%, लगभग 20% है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा क्वेश्चन नंबर आपका 41 देखिए लगातार 2 साल की ये पूछे गए। हमें संविधान में पर्यावरण संरक्षण का प्रावधान कब किया गया था? काफी इंपॉर्टेंट है। 1976, 1974, 1980, 1952। इसका आंसर हो जाएगा 1976 में। कई बार मैंने बताया और पीडीएफ में भी ऐड कर रखा है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया था? 1971, 1978, 1975, 1986। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस के क्वेश्चंस हैं। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? ये 1900 आपके हो जाएगा 72 में लागू किए गए थे। वन्यजीव पर्यावरण संरक्षण कब किया था? 1972 में किए गए थे। ये भी क्वेश्चंस आपके लिए ध्यान में रखना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाले क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग केंद्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा चिन्हित 17 प्रदूषणकारी उद्योगों की श्रेणी में नहीं है? लुगदी और कागज उद्योग, तेल शोधक कारखाने, खाद्य प्रसंस्करण, चमड़ा शोधक कारखाने। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खाद्य संस्करण। 2100 तक विश्व जनसंख्या हो जाने की संभावना है लगभग 11.2 अरब, 10.2 अरब, 12.2 अरब या 13.2 अरब।
तो ये अनुमान लगाया गया है लगभग 11.2 अरब। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाले क्वेश्चन नंबर 45। ये भी एक क्वेश्चन आपको मिलान चिन्ह वाला पूछे जाएंगे, तो इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए आंसर बोलो, देखिए तनाव आपके हो जाएंगे। तनाव किससे हो जाएगा? भौतिक और शारीरिक। किस तनाव हाँ किस में होता है? हम लोग शारीरिक में होता है, सिंपल सी बात। आविष आपके हो जाएंगे। ये आविष जो रासायनिक सूत्र में आपको देखने को मिलेगा, केमिस्ट्री में आप पढ़े होंगे आविष के बारे में। ध्वनि और शोर आपके हो जाएंगे। एक सेकंड, सॉरी, मनोविज्ञान भी तो है। तनाव जो है मनोविज्ञान हो जाएगा। ठीक है, मनोवैज्ञानिक। ओके, स्ट्रेस जो है वो मनोवैज्ञानिक से आते हैं। और आपके आविष जो नहीं है रासायनिक से, ये बिल्कुल सही बोल रहे थे। ध्वनि और शोर जो है ना हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं, है ना। और एलर्जन जो है आपका जैविक, यानी कि 1 का 2 ये नहीं है, 1 का 2 यहाँ तो है, मतलब यही तो है। 1 का 2, फिर और चेक कर लेते हैं। बी का 4 बिल्कुल है। सी का 1 यही सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 46। लास्ट पे ही है हम, लास्ट कगार पे ही है। तो कहा जाता है भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भूकंपी क्षेत्र नहीं है? भूकंपी क्षेत्र नहीं है भैया, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। गुजरात का कच्छ क्षेत्र, उत्तराखंड में चमोली और पिथौरागढ़, या आसाम, या मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड। तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का जो बुंदेलखंड जो है भूकंप क्षेत्र इसमें नहीं आता है। ठीक है, ये मैंने प्रीवियसली क्वेश्चंस और पीडीएफ दोनों में ऐड कर रखा हूं। तो उसके चंडी प्रसाद, ये क्वेश्चंस आप इंपोर्टेंट हो जाएगा। देखिए चंडी प्रसाद ये किससे संबंधित है? ये साइलेंट वैली आंदोलन से, हरित क्रांति से, चिपको आंदोलन से, या एपिको आंदोलन से? इसका आंसर होगा चिपको आंदोलन, है ना। चिपको आंदोलन से जो और एक नेता थे जो काफी ज्यादा फेमस थे, सुंदरलाल बहुगुणा, है ना। आपको याद होगा चंडी प्रसाद और सुंदरलाल बहुगुणा दोनों थे, लेकिन सुंदरलाल बहुगुणा जो है काफी बार पूछे गए थे, तो बच्चों को जुबान में ही मतलब याद था। तो अब जो है चंडी प्रसाद भट्ट पूछे जा रहे हैं, तो आप दोनों को याद रखेंगे। सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट जो है ये चिपको आंदोलन से संबंधित है। चिपको आंदोलन का क्या मतलब था? यानी कि ये पेड़ों से सर जाते थे, जो भी काटते थे कहते थे पेड़ काटने से पहले मुझे काटो। ओके, तो इसलिए ये चिपको आंदोलन, ये पेड़ से चिपक गए थे। नेक्स्ट रहने वाले क्वेश्चन नंबर 48 में कहा जाता है यह शिक्षण या मत की सभी सजीवों के भले ही वे जीव उपयोगी हो या ना हो कुछ मूल्य महत्व और अधिकार है का अभिप्राय है। जैव केंद्रीयवाद, ये भी क्वेश्चन मैंने पीडीएफ में दे रखा है। और प्रबंधन करता यह संरक्षण मानव केंद्रीयवाद या पश्चिमी दर्शन? इसका आंसर हो जाएगा जैव केंद्रीयवाद। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन आपको पीडीएफ में देखने को मिल जाएगा मेरे दोस्त। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाली है गैर अंग्रेजी भाषा समुदायों में संप्रेषण के लिए सिर्फ अंग्रेजी भाषा सामग्री का उपयोग करना। इसका एक उदाहरण है सामाजिक असमानता, भौगोलिक असमानता, पर्यावरणात्मक असमानता, आर्थिक असमानता। ये भी प्रीवियस के क्वेश्चन और पीडीएफ से लिया गया है। सामाजिक असमानता इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन में रहने वाली है। कहा जाता है निम्नलिखित में से एल्विस केंद्र नहीं है। भैया ये क्या करोगे? एनविस जितने भी एनविस के जितने क्षेत्र है ना उनको आप देख लोगे। इससे क्या हो जाएगा, आपके जो कई बार इसमें सवाल इससे पूछे जा रहे हैं, लगातार पूछे गए हैं, तो आप जरूर देखना मेरे दोस्त। एनविस का लगातार पूछे गए हैं। इससे आप जून 2022 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनका भी एक क्वेश्चन इससे संबंधित था। तो इसमें आपको नहीं वाला मैं बता दूं, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च जो है ना ये नहीं है, और बाकी ये सब है। तो आप गूगल सर्च कीजिए, गूगल में सर्च कीजिए और सबका नाम लिख लीजिए। हालांकि मैं पीडीएफ पे भी दे रखा हूं। ठीक है, तो आप उनको जरूर देख लीजिएगा। तो यही था 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके सिलेबस में, आपके एग्जाम में। तो मैंने 50 के 50 का आंसर सही तरीके से बता दिया कि ये आंसर हो सकता है, और पीडीएफ भी मैंने आपको तैयार करवा दिया है ना। तो इस तरह से आपका इस सेशन में कंप्लीट हो रहा है 2022 के दिसंबर सेशन वाले का। और हम लोग फिर से और कुछ क्वेश्चंस लाएंगे और कुछ क्लासेस लाएंगे आपके सेशन के लिए। तो आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए। और आज के सेशन में बस इतना ही रहने देंगे। उम्मीद करता हूं आज के सेशन आप सभी के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद रहा होगा। और एक निवेदन ये भी है, जो भी चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दो मेरे दोस्त। और अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि उनका भी मदद मिल जाए और हमें भी सपोर्ट मिल जाए। ठीक है, तो हम लोग लगातार इस तरह से क्लास किए, और पीडीएफ जरूर ले लीजिएगा और क्लासेस प्रीवियस के क्लासेस जरूर कीजिएगा। और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।